अस्सलाम वालेकुम, नादिया नदीम अलवी, अनदर एपिसोड, अमेजिंग एपिसोड के साथ चैटरबॉक्स बाय नादिया में हम अपनी सोसाइटी में रोज़मर्रा अपनी नई जनरेशन को लेके बहुत सारे ऐसे वाक़यात सुन रहे होते हैं। ड्रग्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे किस्से हो रहे होते हैं। बहुत से तो रिपोर्ट होते हैं और बहुत से रिपोर्ट भी नहीं हो पाते। जनरेशन इस मॉडर्न साइंस में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हम ये सोचने पे बिल्कुल हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हमारी अपनी न्यू जनरेशन कहाँ जा रही है, किस ट्रैक पे जा रही है, हाँ, उनका माइंडसेट क्या है। कहीं ये माइंडसेट उनकी क्रिमिनल माइंडसेट जो उनका बनता जा रहा है, जो बच्चे हमारे गेम्स, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न वो तो नहीं है जहाँ हाथ में रिमोट्स लेके और सिर्फ उनको लग रहा है कि वो अपने वीडियो गेम में हर इंसान को मार सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या उनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें बैठ तो नहीं रही हैं जो इस माशरे में फिर वो नॉर्मल अपनी लाइफ में ये चीज़ें कर रहे हैं? इसको कहते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। अगेन आपको याद दिला दूं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं हर उस टॉपिक पे जहां कि कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करता। आप सुनना तो चाहते हैं लेकिन किससे सुने? तो आज इस ज़बरदस्त टॉपिक पे हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलवाया है एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी को, जिनको 35 साल हो गए जर्नलिज्म में, और उन्होंने सबसे मशहूर पाकिस्तान का जो शो था FIR होस्ट करते थे, और बहुत ही अमेजिंग पाकिस्तान का पहला क्रिमिनल्स प्रोग्राम था जिसके वो होस्ट थे। तो हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं फ़हीम सिद्दीकी को। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा मौसम है इस्लामाबाद का? बहुत अच्छा फ़हीम भाई। इस्लामाबाद का तो हमेशा मौसम अच्छा रहता है, वो बस एक बारिश होती है, अप एंड डाउन होते हैं वेदर अच्छा, लेकिन इस वक्त तो ओवरऑल पाकिस्तान में ही गड़बड़ी चल रही है। बस बिल्कुल कराची में तो हमने बहुत कुछ भुगता है बारिश बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फ़हीम भाई। हम आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो आप इसमें आपने बहुत काम किया माशाल्लाह, बहुत कुछ किया। आए दिन हम डिफरेंट केसेस सुन रहे होते हैं। हमारी न्यू जनरेशन एक क्रिमिनल साइकोलॉजी उनकी डेवलप हो गई है। ज़रा सी कोई बात हुई, गन्स निकल आती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हम किस्से सुनते हैं, इवन हम सड़कों पे ये किस्से आए दिन देख रहे हैं। ऐसे ही क्या इसके बिहाइंड क्या रीजंस हैं? देखिए, आपने अपने इंट्रो में जो बातें की ना, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। असल में चेक एंड बैलेंस जो है ना, वो वालिदैन का ख़ास तौर पे और सोसाइटी का उसके बाद वो इन नौजवानों पे ख़त्म हो चुका है। हमने उन्हें एक ऐसी आज़ादी दे दी है जिसे शुतरबे महार टाइप की आज़ादी है, और इसके नतीजे में उनको हमने ये तो बताया नहीं कि जनाब इस आज़ादी को जो तुम्हें दी जा रही है, गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए मसाइल भी हो सकते हैं। हमने उन्हें आज़ादी दी और उस आज़ादी को हमने बताया कि ये तुम्हारा राइट है, और ये सब हमने यूरोप से कॉन्सेप्ट लिया बिल्कुल। और उसके बाद हमने कहा तुम्हारा राइट है, ठीक है, तुम चलो, जो तुम्हें करना है करो। और उसके नतीजे में इस वक्त सोसाइटी उस तरफ जा रही है कि अब मुझे डर लगने लगा है, और ये मैं स्टैट्स के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो जेलें हैं ना, उनमें इस वक्त यंगस्टर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अच्छा। जो केसेस हैं वो 18 साल से लेकर और 35 साल तक के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ FIR जो हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत दीगर उसके। अच्छा, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो दीगर क्राइम्स हैं मैं उनको जो है वो इसमें शामिल नहीं करा, वो भी हो रहे हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक वो वाले स्टेट्स बताए। अब इस सूरत हाल में आपके सामने अगर मैं चंद मशहूर केसेस अगर मैं रख दूँ, आपका इस्लामाबाद का सना यूसुफ वाला केस बिल्कुल आपके सामने किस तरह का उसका एक माइंड मेकअप हुआ कि यार मैंने बस ये कर देना है, कुछ भी है, मैं जो हूँ रिपीटेटिव उसे एक वो थी कि भाई उसे मुस्तरद किया जा रहा था बार बार, तो उसने उसके ऊपर कर दिखाया। कराची में अरमगान का केस आपके सामने है कि एक यंग लड़का डार्क वेब यूज़ करते करते वहाँ से मंशियात मंगाते उसके बाद वो किंग बन गया स्कैमिंग का, और उसने इतना कुछ कर दिखाया कि हमें ये नज़र आता है कि उसके बाद पूरी दुनिया में उसकी बात हो रही है। इंटरपोल तक को जो है उसके लिए सिल्वर नोटिस लिखना पड़ गया। कराची से लेकर और अमेरिका तक वो फ्रॉड ही फ्रॉड कर रहा था। मंशियात का इस्तेमाल वो भी इस केस में बहुत वाज़ेह अंदाज में नज़र आया। जब हमें साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की इन्वॉल्वमेंट इस केस में नज़र आई तो हमें ये पता चला कि हमारी सोसाइटी में मंशियात का इस्तेमाल ऐसा आम है कि इसको बुरा ही नहीं समझा जाता। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं साजिद हसन, लेकिन वो अपने बेटे का दिफा करते हुए ये कहते हुए पाए गए कि वीट का इस्तेमाल कौन सी गलत बात है। बिल्कुल। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये बड़ी खौफनाक होती चली जा रही है। पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल, उस ड्रग्स के
नशे में, उसके बाद जो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आगे चलते हैं, तो बहुत सी जो बाउंड्रीज हैं बिल्कुल वो बच्चे वो जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। इसी केस में अरमगान की बात करते हुए अगर मैं जो है वो हम्म। चंद और नाम लूं जूमा का, जूमा के साथ जो कुछ अरमगान ने किया उस बच्ची के साथ, और उस बच्ची का कहीं नहीं, सिर्फ और भी कई बच्चियां जो उसके कॉल सेंटर्स में काम कर रही थी, ये सब यही कर रही थी। अब ये बच्चे हैं कौन? ये वो यंग जनरेशन है जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, बिल्कुल, वो हाई क्लास में उठना बैठना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, rosie.com और जैसी जो दीगर वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाकर अपना प्रोफाइल डालते हैं, उनको वहाँ से पिक किया जाता है, उन्हें कॉल सेंटर में एक स्क्रिप्ट देकर बिठा दिया जाता है, और एक तो आपने लूटना है वो एक अलग है, उसके बाद जो आपको उस कॉल सेंटर में माहौल दिया जा रहा है उसमें फिर वो सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फ़हीम भाई। हम जैसे बहुत दफ़ा रील्स में आप भी यकीनन देखते होंगे कि सिर्फ एडवेंचर शायद करने के लिए या एक स्नैप पे वीडियो लगाने के लिए कि वो सिगरेट पी रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब वो एक स्टाइल सिंबल बन गया है, एक स्टाइल बन गया है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो वो मम्मी डैडी बच्चा हो गया। क्या इस सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी कहीं इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है कि लोग सोशल मीडिया पे बहुत अपने आप को चिल दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं? देखिए, ये तो होगा, ये तो होता है और होगा, क्योंकि एक पैरेलल वर्ल्ड है ना, वो तो आपके साथ साथ चल रहा है, उसमें वो सब कुछ हो रहा है जो आप रियल में करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप नहीं कर पाते, तो आप फिर उससे इंस्पायरेशन लेते हैं और उसके बाद आप फिर वही सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से करना चाहते हैं। मैंने ऐसे बेचारे बच्चे भी देखे हैं जिनको जब गिरफ्तार करके लाया गया तो उनके पास रीज़न नहीं था बताने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और जब उनको एक साइकियाट्रिस्ट के साथ बिठाया गया तो पता ये चला कि जनाब वो सब कुछ जो है उन्होंने गेम्स की ज़िंदगी से लिया और फिर उसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। पबजी के हवाले से आपके सामने कई स्टोरीज होंगी, फ्री फायर के हवाले से आपने कई स्टोरीज सुनी होंगी। ये खेलते खेलते बच्चे जो हैं किस तरह से टास्क पूरा करने के चक्कर में जो अपनी रियल लाइफ में भी वही सब कुछ कर जाते हैं जो वो गेम में कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये खौफनाक है, खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त सोसाइटी की कि वो इस जानिब तवज्जो दे, लेकिन हमारी सोसाइटी खुद डिवाइड है। हमारी सोसाइटी का एक पार्ट ये समझता है कि अगर हमने अपने बच्चों को आज सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोक दिया तो कल वो अपनी रियल लाइफ में जो है वो चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकेंगे। ये एक अजीब सी बात है। आप उन्हें मैं ऐसे एक यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी ज़िंदगी आप देना चाहते हैं, यानी ऐसे लोगों को मेरा ये जवाब होता है जो असल में रियल नहीं है, आप उससे इंस्पायर होकर कहते हैं कि वो रियल लाइफ में चैलेंजेस का सामना करेंगे। ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में अगर आपको चैलेंजेस का सामना कराना है तो उन्हें रियल लाइफ में उतारें और फिर वहाँ उन्हें सिखाएं कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। ये नहीं होता, इस तरह से नहीं होता चीज़ें। जिस तरह से जो है आप गेम्स की ज़िंदगी अगर रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, बिल्कुल रियल लाइफ गेम नहीं है। जैसे फ़हीम भाई, अक्सर मैं कराची में ये देखती हूँ जो एक बहुत कराची का एक कह लें कि साइन बन गया है। अक्सर मैं और शहरों में या कहीं मुल्कों में जाती हूँ तो मैं ये सुन रही होती हूँ, बीइंग अ कराची हाइट, मैं प्राउडली कहती हूँ बीइंग आई एम अ कराची हाइट, तो ये कहा जाता है कि भाई कराची में डाला कल्चर जो है बड़ा फेमस है। और एक ज़माने में मेरी एक फ्रेंड ने रखी अपने पास रीवो, तो वो अपने बच्चे के स्कूल गई तो वो गार्ड ने फ़ौरन रोका कि कोई वेपन, कोई गन मैन तो नहीं हो, तो उसने बड़े उससे कहा कि भाई हमने गाड़ी रखी इसलिए हम बताएं शरीफ लोग भी रखते हैं गाड़ी, क्योंकि कराची में ये बहुत इन है कि जी आप गार्ड्स लेके, और फिर इसमें हम बहुत से ऐसे वाक़यात भी देखते हैं कि वो लड़के साथ में गार्ड्स लिए घूम रहे हैं, ज़रा सी किसी से कोई बात हो गई सड़क पे, कुछ हो गया, वहाँ गोलियां चल गई, कत्लो गारत हो गए। और या माइंडसेट में ये देखती हूँ आजकल यंग जनरेशन में बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कराची का ज़ाहिर है जो पोश इलाके हैं कराची, वहाँ पे बिल्कुल एक आम सी बात है। और हमारे एक बलूचिस्तान की सियासी शख्सियत हैं, उनके बेटों के 2 केसेस जो है ना वो कराची में बिल्कुल इसी तरह के हैं कि उनकी जो सरकारी बीगो थी वो कराची में उसने एक एक्सीडेंट किया। अच्छा। उस एक्सीडेंट के बाद वो लड़का लड़की जो है वो गाड़ी से उतरे और वो साहब जो हैं, जो बेटे थे उनके, वो बाकायदा तौर पर तेज़ ड्राइव करते हुए गर्लफ्रेंड को बिठाकर जो है वो सड़कों पर हीरोपंती करते फिर रहे थे, और उसके बाद वो उतर के गाड़ी से भाग गए।
उसके बाद जो है वो हुआ यही जो हमेशा होता है कि वो ड्राइवर जो है वो शो कर दिया गया। जी जी बिल्कुल। बावजूद इसके कि वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि लड़का लड़की भाग के उतर के भागे, एक अदद ड्राइवर को जो फैमिली ड्राइवर था उसको उन्होंने फिट कर दिया। बिल्कुल। फिर यही फैमिली, इसी फैमिली ने इसी तरह सड़क पे एक और गाड़ी के साथ रेस लगाते हुए रेस हारने पर उतर के फायरिंग की। पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर जब उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें देखा तो पता चला कि ये सियासी शख्सियत है, बलूचिस्तान की बड़ी अहम सियासी शख्सियत है, सबसे बढ़ के हुकूमत में है, तो कौन उनका कुछ बिगाड़ सकता है। इस दफा भी सेम वही हुआ, उनसे असला बरामद हुआ, नाजायज असला बरामद हुआ, और इस दफा भी जो है वो यही हुआ कि घर से बुला के 2 मुलाजमीन जो हैं वो उन दोनों बेटों की जगह जो है वो पुलिस के हवाले कर दिए गए। अच्छा। तो ये इससे हुआ क्या? इससे होता ये है बेसिकली जो दीगर लोग हैं उनमें भी इसी तरह की चीज करने का, एक तो जाहिर है यंग नस्ल है, वो तो जनरेशन है, वो तो चाहती है कि अच्छा वो बच सकते हैं, उनको कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, वो उसको एक तो मिसाल बनाते हैं अपने लिए, दूसरा उन्हें ये होता है फ्रस्ट्रेशन भी होती है, यार उनका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। जब इन्हें रोका जाएगा, जो देख के कर रहा होगा, तो वो सवाल उठाएगा उसके ऊपर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही आपकी बात सुन के मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि आपको क्या लगता है जैसे कराची में स्नैचिंग, ये इस किस्म के बहुत से अनगिनत वाक़यात आप कह लें कि मतलब लिस्ट है वो तो एक लंबी, क्या इनके बिहाइंड जो क्रिमिनल अब बन रहे हैं, बाकायदा ये वर्ड गलत नहीं होगा कि क्रिमिनल बन रही है ये जनरेशन एक हद तक कहा जाए तो, क्या ऐसे वाक़यात ज़िम्मेदार हैं या उन वाक़यात के पीछे वो माँ बाप, वो सर्कमस्टांसेस ज़िम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के जो आज हालात बन रहे हैं जनरेशन को लेकर? देखिए सोसाइटी में कोई भी चीज़ जो है ना वो आप 100% किसी को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है। वाक़यात जो इस तरह के होते हैं डेफिनेटली उनसे जो है वो होता है। जो एक यंगस्टर है वो कहेगा कि जी मेरे दोस्त के वालिद तो चूँकि सियासतदान हैं और उनके बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो एक तो वो खुद को उनके साथ गैंग करेगा, उनके साथ शामिल हो जाएगा, दूसरी वही चीज़ करने की कोशिश करेगा, कभी पकड़ा जाएगा तो कहेगा कि उनको तो कुछ नहीं कहा गया, मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की बातें हो रही। तो ये एक बगावत, एक फ्रस्ट्रेशन, इस सब चीज़ें जो हैं वो एलिमेंट नज़र आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर सोसाइटी में हमारे यहाँ एक तरफ तो वो क्रिमिनल्स हैं जो सोशो क्राइम, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सोशल इश्यूज़ की वजह से, अपनी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, इस मुल्क में बेरोज़गारी की वजह से, नौकरियाँ ना मिलने की वजह से, गुर्बत की वजह से क्राइम की दुनिया में आते हैं और इस राह पे चल पड़ते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं, और मैं ऐसे क्रिमिनल से मिला हूँ जिन्होंने एडवेंचर के तौर पर स्ट्रीट क्राइम किया, जिन्होंने एडवेंचर के तौर पर दूसरे क्राइम किए। सिंपल निकले दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको पता है पकड़े तो जाना नहीं है, हाँ। और अच्छा उनके नज़दीक जो चीज़ वो छीन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन या जो भी उसके पास वॉलेट, उसकी उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। उससे ज़्यादा महंगा मोबाइल फ़ोन उनको उनके माँ बाप ने दिलाया हुआ होगा, लेकिन करना है एडवेंचर के तौर पर। बिल्कुल। और ये होता है, ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में। आपको क्या लगता है ये इस टाइप के केसेस में कानून कहाँ तक हो सकता है? क्योंकि मैं अभी आपको एक किस्सा सुनाऊँ, मेरे साथ अभी पिछले दिनों मैं एक मीटिंग के लिए जा रही थी, तो मैं तारिक रोड के सिग्नल बंद था, मैं रुकी हुई थी, तो इधर वाला सिग्नल ओपन था, वो बिल्कुल जैसे होता है ना बंद होते होते 1-2 बाइक्स गुजर रही होती हैं, तो 4-5 बच्चियाँ हमारे सिग्नल वाले उस हिस्से से आगे गुजर रही थी। मैंने अपनी आँखों से देखा, और मैं ये सोचती हूँ कि उन बच्चियों पर पता नहीं वो कितने दिन ट्रॉमा होगा कि वो 4 बच्चियाँ गुजर रही थी, पीछे से जो लास्ट बाइकर आया ना, इतनी बुरी तरह उस बच्ची का कंधे पे से बैग खींचा है कि बस वो बच्ची, खुदा का शुक्र है कि वो गिरी नहीं थी, लेकिन जो उसके चेहरे के तासुरात थे ना, और आप यकीन कीजिए उस सिग्नल पे सारे लोग मौजूद थे, सबने अपनी आंखों से देखा। जैसे मेरे ड्राइवर कहने लगे कोई पीछे नहीं गया, इनका पीछे क्या जाना है भाई, उसने गन निकाल के शूट कर देना, पर्स तो वैसे भी चला गया उस बच्ची का, वो जो बंदा पीछे जाएगा वो भी चला जाएगा, पूछना किसी ने नहीं है, लोग जाके यूं करके देखेंगे, बंदा मर गया, जिंदा है तो शायद ले जाएगा कोई, अदरवाइज कोई नहीं ले जाएगा। आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर हमारा क्या बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? देखिए इसके ऊपर मैं जब बात करता हूँ ना, थोड़ी सियासत की तरफ चली जाती है, और मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो नाराज़ भी होते हैं। कराची का मसला जो है ना वो सियासी बहुत ज़्यादा है, और कराची में मुकामी और गैर मुकामी का जो मामला है ना, उसने कराची के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। कराची में मैं आपसे फिर स्टेट्स की बात करूंगा, और मैं बाकायदा तौर पर एक DIG जेल खाना जात को कोट करते हुए आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो ये कहते थे कि कराची की दोनों जेलों में जो लोग मौजूद हैं क्रिमिनल्स, उनका ताल्लुक, उनमें से 90% का ताल्लुक इस शहर से नहीं है।
इस शहर में क्रिमिनल कराची का मुकामी नहीं है, इस शहर की पुलिस मुकामी नहीं है, इस शहर का भिखारी मुकामी नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब जब कोई क्राइम होता है ना, और जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, तो जब वो पकड़ा जाता है और थाने पहुंचता है, तो थाने में उससे उसका कोई गिराई, कोई साई मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पर जो है वो एक यूँ समझ लीजिए कि आसानियाँ उसके लिए हो जाती हैं। अगर तो वो थाने से छूट सकता है तो छोड़ दिया जाता है किसी न किसी वजह से, नहीं तो दूसरी सूरत ये होती है कि जो FIR कटती है, वो FIR में इतने लूपहोल्स छोड़े जाते हैं कि वो FIR जो है वो आसानी उससे बरी हो जाए, जमानत नहीं कह रहा, बरी हो जाए। इस नौयत की जो सिचुएशन है, इसकी वजह से मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कराची में जब तक लोकल पुलिसिंग नहीं होगी इस शहर का मसला हल नहीं हो सकता। अब इसकी वजह क्या है, जल्दी से मैं आपको बता दूं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब लोकल पुलिस वाला जो होगा ना, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम इस एरिया में बैठे हैं और इस एरिया का ही शख्स जो है इस एरिया का SHO लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो खाने की मेस के ऊपर उसकी फैमिली उससे पूछेगी कि जो इलाके में क्राइम हुआ था उसका बंदा तुमने पकड़ लिया नहीं पकड़ लिया। उसके बाद उसके मोहल्ले वाले पूछेंगे, उसके दोस्त पूछेंगे। यह है सोशल प्रेशर। बिल्कुल, ये सोशल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उससे आगे बढ़कर उस शख्स को चूंकि इलाके के तमाम वेयरअबाउट्स पता है, उसे पता है कि कौन सा क्रिमिनल हो सकता है और कोई भी क्राइम होगा तो इसमें कौन क्रिमिनल होगा और वो कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल उसको ये पता होगा। हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे यहाँ थाने बिकते हैं। एक शख्स जो है वो सिंध के दूर दराज के एरिया से जो है वो कराची के किसी थाने के SHO का ऑर्डर लेकर निकलता है और कराची आकर जब बैठता है तो उससे इस बात की फिक्र कतन नहीं होती कि वो थाने में रखे हुए 25 रजिस्टर पढ़े। उसका फोकस इस बात पे होता है कि किसी तरह से जितने पैसे देकर मैंने ये थाना खरीदा है, पहले तो मैं ये वो पूरे कर लूं, और इससे पहले कि कोई और ये थाना खरीदे और मुझे कोई दूसरा थाना खरीदना पड़े तो मैं उसके लिए रकम जमा कर लूं। तो ये है बेसिकली कराची का मसला। और जो आपका सवाल था कि जो कराची में क्रिमिनल्स हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ही लोकल पुलिसिंग का ना होना। बिल्कुल। मुझे आज एक आखिरी सवाल पे हम इसको एंड करेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि बीइंग एक नॉर्मल पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं और फाइनली ना होते होते भी कई सालों बाद उनको फैसला हो जाता है और वो जेल चले जाते हैं, क्या वो जेल नर्सरी स्कूल कॉलेज का काम कर रही है, उनको मज़ीद तरबियत दे के वो एक बहुत अच्छा मुजरिम निकाल रही है बाहर, या इसके पीछे भी वही हम कहेंगे जो आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, या उस एक अच्छे इंसान को उसके अंदर, क्योंकि देखें हर इंसान में एक अच्छा बुरा होता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बात हमेशा कही जाती है कि जेलें जो हैं वो क्राइम की नर्सरी हैं। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, 100% ना सही लेकिन इत्तेफाक करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में नज़र हमें यही आ रहा है। एक शख्स एक दफ़ा पकड़ा जाता है और उसके बाद जब वो जेल जाता है तो होना तो ये चाहिए कि वो जो है अपनी उसको जो भी उसने जुर्म किया है उसे सज़ा मिले और वो जेल में मुद्दत गुजारे जो भी है, उसके बाद वो बाहर आए और एक कारामत शहरी बने। लेकिन मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि एक शख्स 1 साल में 11 मरतबा जेल गया और बाहर आ गया। अच्छा। अब इस पे सवाल ये उठता है कि अदालतों ने क्यों एक शख्स को जो है वो 10 मरतबा जमानत दी कि वो जो 11वीं मरतबा भी बाहर आया। बिल्कुल। तो मसला ये है, पता चलता है कि हमारे यहाँ पूरा सिस्टम ही जो है ना वो असल में गल सड़ चुका है। हमने इसमें चेंज की, इसको इम्प्रूव करने की हमने कोई कोशिश नहीं की। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं। हमारे यहाँ नज़र ये आता है कि क्रिमिनल्स के पेरोल के ऊपर वकला के पूरे पैनल होते हैं और जो वकील होता है उसके अकाउंट में हर महीने सैलरी के तौर पर क्रिमिनल की जानिब से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। अब वो पकड़ा जाए ना जाए, अगर वो पकड़ा जाएगा तो पूरा का पूरा पैनल जो है वो आके खड़ा हो जाएगा और उसकी जमानत की और उसकी कोशिश, उसका केस लड़ेगा। जब ये वाली सिचुएशन होगी तो फिर डेफिनेटली जो है वो सिचुएशन यही होगी कि सोसाइटी में क्राइम बढ़ेंगे। बिल्कुल। जब वो जेल में जाता है तो जेल की एक अलग दुनिया है। बिल्कुल। उस दुनिया में जो है वो आपको जेल की माड़ी से दाखिल होने के बाद से जो है आपको पैसे देने, आपको आसाइशें चाहिए, आपको पैसे देने। अदरवाइज आप जेल में घुसते के साथ ही आपके साथ सबसे पहला इस्तकबाल तो आपका ये होता है कि आपको पिटाई लगती है। और तरीके की पिटाई लगती है। अच्छा। और इसमें कुछ और भी होता है जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ।
उसके बाद अगर आपको सहूलतें चाहिए, क्योंकि आपको डराना होता है, मकसद तो डराना होता है, डराने के बाद अब अगर आपको सहूलत चाहिए तो फिर पैकेजेस हैं वहाँ पे। इतने लाख दोगे तो इतनी सहूलतें मिलेंगी, इतने दोगे तो इतनी सहूलत मिलेगी, इतने दोगे तो इतनी सहूलत मिलेगी। अरमगान के केस में गाड़ियों सामने आई थी, बिल्कुल, जिसमें ये बाकायदा ये पैकेजेस जो है वो डिस्कस हो रहे थे। तो ये है सिचुएशन। तो जब आप रिश्वत देकर उस दुनिया में, जिसे जेल की दुनिया कहते हैं हम, वहाँ सहूलतें हासिल करोगे और वहाँ वैसे ही लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, तो जो पैसा आपने रिश्वत के तौर पर दिया है वो आप कहीं से तो हासिल करोगे ना। फिर बिल्कुल सही वो क्राइम के जरिए ही हासिल करोगे, फिर कमा के तो नहीं लाओगे ना। बिल्कुल फ़हीम भाई, आपने जो बात की मेरे जहन में एक बड़ा मज़े का सवाल है। मुझे ये बताइए, आप ज़्यादा अच्छा इसका जवाब दे सकते हैं कि सबसे महंगा थाना इस वक्त कौन सा है? कराची में देखें, मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ थाने बहुत अहम है, लेकिन कराची के जो इस वक्त मज़ाफ़ात हैं ना, वो इस वक्त जो है वहाँ के थाने जो हैं वो ज़्यादा महंगे बिकते हैं। और उसकी वजह जो है वो एक कराची में और सिंध में एक नाम लिया जाता है सिस्टम का। और सिस्टम जो है वो बेसिकली कराची में जो ज़मीनों पर कब्ज़ा है उसमें चूँकि इन्वॉल्व है। और तो जो कराची के मज़ाफ़ात हैं वहाँ पे जो भी थाना होगा वो सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, और सिस्टम जो है फिर उसे नवाजता भी है, और अपनी मर्ज़ी का एसएचओ भी वो वहाँ लगाना चाहता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं मिलकर। तो कराची के मज़ाफ़ात के जो थाने हैं जहाँ ज़मीनों पर कब्ज़ा आसान है, या जहाँ से जो है कराची में मिट्टी चोरी की जाती है, जहाँ पे मिट्टी चोरी करने वाले पॉइंट्स मौजूद हैं, वो थाने जो हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं बनिस्बत इसके कि कराची का आपको जो है कोई ऐसा इलाका जहाँ पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिहायशी इलाका हो, और वहाँ पर जो है आए दिन स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो जाए या कोई कत्ल या इक़दाम कत्ल के वाक़यात हो जाएँ, एसएचओ भी नहीं चाहता, कोई पुलिस वाला भी नहीं चाहता कि मुझे वहाँ पर लगाया जाए। उसे वो थाना चाहिए जहाँ से नोट बने। बिल्कुल, आपने सही कहा। आज इस टॉपिक पे डिस्कशन हमने की, बहुत सारे ऐसे सवाल जो हम सब सोचते रहते हैं, हम न्यूज़ में भी आए दिन देख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फ़हीम भाई, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि हम सब की लाइफ में, हम सब, जैसे मैंने अभी एक वाक़या सुनाया कि मैंने उस दिन देखा, हम सब के साथ भी हो चुका है, सब डेली देख रहे हैं। सोसाइटी, ये जनरेशन कहाँ जा रही है? हमें सोचना चाहिए, क्या बीइंग अ पेरेंट हमें पहले सही होना चाहिए, या हमारे सिस्टम को सही होने की ज़रूरत है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को सही होने की ज़रूरत है, किस चीज़ को पहले सही होने की ज़रूरत है? शायद ये एक लंबी बहस है, अगर हम इस बहस में पढ़े तो हर चीज़। लेकिन मुझे ये याद आता है, हमेशा 14 अगस्त पे एक बात याद आती है, ये मुल्क हासिल किया गया था कलमे के नाम पे, हम कलमा गो हैं, लेकिन सिर्फ एक 14 तारीख को, 14 अगस्त को हम सिर्फ पाकिस्तानी बन के एक हरा झंडा उठा के और भी फ़ख्र से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन प्लीज़ ये सोचिए, पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क कहाँ जा रहा है, ये जनरेशन कहाँ जा रही है? अभी भी वक्त है, हम बचा सकते हैं इस सिस्टम को सही करके, अपने आप को सही करके। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस एपिसोड में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। साथ रहिएगा चैटर बॉक्स बाय नादिया में।